दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण एनसीईआरटी क्लास 10th का है। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर है और मैं आपको बता दूं कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का मैं इस वीडियो में पूरा चैप्टर समाप्त कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा अध्याय खत्म है एक ही वीडियो में। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है दोस्तों, इसलिए पूरा वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेना। भले ही 1 घंटा का हो जाए वीडियो, वो अलग की बात है, लेकिन वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, क्योंकि आप कभी भी ये चैप्टर जब पढ़ोगे ना लाइफ में, तो आपको कहीं भी तकलीफ होगा ही नहीं, कहीं भी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता। तो आपका भाई बिल्कुल बारीकी से समझा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलो यार स्टार्ट कर लेते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले भाई का नाम जान लो। मेरा नाम पंकज यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंकज स्टडी सेंटर। तो चलो यार फनी तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो प्रिय छात्रों, आप देख सकते हैं मैंने पहले लिखा रासायनिक अभिक्रिया। देख करके बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं बिल्कुल रापची के स्टाइल से पढ़ाता हूं। अब देख लो, यहाँ पे पहले हम सबसे पहले समझते कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या या होता क्या है। बिल्कुल बारीकी से समझ लीजिए। सबसे पहले मैं पढ़ता हूं, उसके बाद मैं समझाता हूं। जैसे कि लिखा गया कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब कोई 2 प्रोडक्ट यानी कोई 2 पदार्थ मिल जाता है और कोई अन्य यानी दूसरे पदार्थ का निर्माण कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। मान लेते हैं कि यहाँ पे जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन ये अलग पदार्थ है, ऑक्सीजन ये अलग पदार्थ है। ये दोनों पदार्थ मिल करके हम ये क्या करता है, नए गुणधर्म वाला पदार्थ का निर्माण कर देता है। जैसे हाइड्रोजन अलग गुणधर्म वाला, ऑक्सीजन अलग गुणधर्म वाला, ये दोनों मिल करके H2O का निर्माण यानी जल का निर्माण कर देता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अब मैं ऐसे समझाता कहा जाए तो इसे ऐसे कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसका प्रकृति एवं पहचान बदल जाता है। कहने का मतलब जैसे कि कहा मैंने कि डिफिनेशन में कि रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें प्रकृति एवं पहचान बदल जाता है। अब मान लेते हैं कि दूध है, अब दूध से दही बन गया, तो ये भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है ना, क्योंकि पहले वो दूध था, अब वो दही बन गया, यानी उसकी प्रकृति एवं पहचान बदल गया। तो ये भी आप डिफिनेशन दे सकते हैं। जैसे कि लोहे पर जंग लगना, भाई लोहा पहले से चमकदार था, लेकिन अब उस पर जंग लग गया ना, तो जंग लग गया तो उसकी प्रकृति जो थी, उसकी पहचान थी, अलग हो गया, चेंज हो गया। तो इसे आप क्या कहोगे? रासायनिक अभिक्रिया कहोगे ना। तो इस तरह से डिफिनेशन आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बार और चर्चा कर लेता हूँ थोड़ा बारीकी से कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जैसे कि यहाँ 1 पदार्थ और 2 पदार्थ उदाहरण में लिया मैंने। यहाँ 2 पदार्थ है, 2 पदार्थ से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर, मिलने का मतलब यानी जुड़ जाने का, प्लस का निशान मैंने लगा रखा है, मिलकर 1 या 1 से अधिक, 1 भी हो सकता है और 1 से अधिक भी हो सकता है, 1 या 1 से अधिक नए गुणधर्म वाले। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके नए गुणधर्म वाला जो पदार्थ है, जो लिक्विड है, उसका निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके अतिरिक्त और भी आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, वो भी जो बनता है उसका भी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखिए पूरा डिटेल में बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो रासायनिक अभिक्रिया आप समझ गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, यानी रासायनिक अभिक्रिया में शामिल, मतलब इसको समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया के जो लक्षण है, यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो भाई क्या क्या हमें दिखता है, क्या क्या लक्षण आता है, क्या क्या चेंजिंग आती है, वो कैसे पता चलेगा? तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा कि रासायनिक अभिक्रिया के जो लक्षण है, वो पहला हमारे पास है अवस्था में परिवर्तन। भाई ये अवस्था में परिवर्तन क्या है? अवस्था में परिवर्तन कहने का मतलब यह हुआ कि यदि कोई ठोस होगा तो द्रव हो जाएगा, द्रव होगा तो गैस हो जाएगा, मतलब ऐसे चेंजिंग होगा उसमें। ठीक है, तो वो अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, सेकंड हमारे पास है रंग में परिवर्तन। भाई रंग में परिवर्तन, हाँ उसका रंग भी चेंज होता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है। मैंने जैसे कि लोहा भी ले लो, अब पहले से लोहा में जंग लग गया तो पहले से लोहा क्या होगा? चमकदार होगा, जंग लग गया तो वो भूरा कलर का हो जाएगा ना, तो मतलब वो चेंजिंग आ जाएगा। तो रंग में भी परिवर्तन आता है। सेकंड हमारे पास है तापमान में भी परिवर्तन। जी हाँ, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अगर कोई भी पदार्थ एक दूसरे को मिलाते हैं कहीं लिक्विड में, तो कभी कभी क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, यानी तापमान में भी परिवर्तन होता रहता है।
फोर्थ हमारे नंबर में आप देख सकते हैं कि गैस का उत्सर्ज यानी निकलना, गैस का निकलना। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो गैस भी निकलता है, इस बात को ध्यान रखें। अब आप तो ये समझ गए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। और आप लोग क्या करो भाई, आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे पेज पे बढ़ सकूं। तो ले लो भाई, ले लिए। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए और भाई को सपोर्ट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं प्रत्येक एक ही वीडियो में आप जितना भी चैप्टर होगा सबको समाप्त करते चलूंगा दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो पसंद आ रही तो भाई लाइक करते चलना, दान दक्षिणा देते चलना, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो प्रिय छात्रों, अब बात करते हैं दैनिक जीवन में होने वाली उदाहरण, यानी रासायनिक अभिक्रिया के मैंने कुछ उदाहरण लिया है, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप बारीकी से समझ लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, तो मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूं। तो जैसा कि पहला हमारे पास है भोजन का पचना। जो हम भोजन खाते वो जो पचता है वो भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। सेकेंड हमारे पास श्वसन, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। थर्ड हमारे पास है लोहे पर जंग लगना, जैसा कि मैंने बताया था लोहे पर भी जंग लगना, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। सेकंड हमारे से दही का बनना, यानी दूध से दही का बनना, दूध से क्या, दही का बनना, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है दोस्तों। जैसे कि चेंजिंग होता रहता है, समझिए कि वो रासायनिक अभिक्रिया के ज़्यादातर उदाहरण रहते हैं। जैसे कि आपके बुक में, एनसीईआरटी के बुक में भी उदाहरण बहुत सारे हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। उसमें जैसे कि मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, Mg और यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण बनता है, वो भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण ही है। तो वो सब मैं बुक से जो भी है उदाहरण वो मैं पीछे यानी आगे बताने वाला हूं, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं उसको, सब्र तो रखिए फिर फल पाइए, ठीक है दोस्तों। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम मिटाते हैं इसको, मेहनत करते रहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ये अभिकारक यानी अभिकर्मक और उत्पाद क्या है, इसके बारे में मैं जानकारी पहले आपको दे देता हूं। सबसे पहले यहां पे मैंने लिखा अभिकारक, अभिकारक को हम अभिकर्मक भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभिकारक जो है, तो इसका पहले डिफिनेशन समझिए कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है और इसमें ये भाग ले लेता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में मैंने नीचे लिखा कि Mg और O2 यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों जो अब क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, ठीक है। ये क्या ले रहा है, भाग ले रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। याद रखिए इस साइड हमेशा क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक होता है या फिर अभिकर्मक कहेंगे, ठीक है दोस्तों। और उत्पाद के बारे में जान लेते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अभिकारक से मिलकर के होता है, यानी ये तो अभिकारक है और इनसे मिलकर के होता है, उसे क्या कहते हैं, उत्पाद। इसका मतलब इन दोनों से मिलकर के क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो ये क्या हुआ हमारे पास, ये हुआ उत्पाद भाई, क्या हुआ, उत्पाद। ओके दोस्तों, यानी ये अभिकारक या अभिकर्मक और ये हुआ उत्पाद। तो समझ गए ना डिफिनेशन कि अभिकारक किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया यानी उत्पाद से मिलकर के अभिकारक से मिलकर के बनता हो उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो ये अभिकारक है, दोनों मिलकर के किसका निर्माण किया, उत्पाद का निर्माण किया, ठीक है दोस्तों। तो भाई ये उदाहरण से आप समझ गए, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो आप देख रहे हैं Mg + O2 इक्वल, जो आप देख सकते हैं तीर के निशान लगा करके MgO, ठीक है। अच्छा, तीर के निशान से क्या होता है, तीर के निशान से यह पता चलता है कि कोई ना कोई अभिक्रिया हुई है, ये होता है तीर के निशान से। तो क्या ये भाई संतुलित है, ये संतुलित नहीं है। जब ये संतुलित नहीं होता है तो वैसे समीकरण को हम कहते हैं कंकाली समीकरण। कौन सा समीकरण कहते हैं भाई, कंकाली समीकरण। यदि आपसे कोई पूछे भाई जो समीकरण असंतुलित है यानी संतुलित नहीं है, असंतुलित है, तो ऐसे समीकरण को हम क्या बोलेंगे, तो आप कहना भाई कंकाली समीकरण कहते हैं। तो ये है कंकाली समीकरण। तो संतुलित कैसे होगा, यहाँ पे देख लीजिए कि मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन यहाँ भी क्या है, 1 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है। तो ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ ऑक्सीजन 2 पुराने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैग्नीशियम 2 और यहाँ भी ये 2 लगाना पड़ेगा, तब जाकर के ये संतुलित हो गया। अब मुझे पड़ेगा यहाँ 1 थप्पड़, क्योंकि मैंने समझाया ही नहीं और मैंने बना दिया। मैंने इसलिए नहीं समझाया क्योंकि मैंने संतुलित करने पर एक सेपरेट वीडियो बना करके रखा है भाई। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप सर्च कीजिए समीकरण करें बाय पंकज सर, या आप सर्च नहीं करना चाहते हैं
तो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्क्रीनशॉट आप ले लिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ता हूं और आगे मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है, तो प्रिय छात्रों, अब बात कर लेते हैं यहां पे रासायनिक समीकरण के बारे में। जी हाँ, रासायनिक समीकरण को आप जान लीजिए बारीकी से। सबसे पहले यहां पे देखिए रासायनिक समीकरण लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है, अर्थात लिखा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया को किसके द्वारा निरूपित किया जाता है, तो आप बोलोगे भाई रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी लिखा जाता है। उसके बाद रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पाद, यहां पे देखिए अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीक यानी सूत्र का यूज किया जाता है। भाई यानी जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक या उत्पाद जो भी होता है, तो जो पदार्थ होते हैं उसमें हम किसका यूज करते हैं, तो जो जैसे कि पदार्थ मान लेते हैं लोहा, तो लोहा का सूत्र उसमें यूज करेंगे, क्या होता है एफ ही। जैसे कि मान लेते हैं ऑक्सीजन, तो उसका ओ यूज करेंगे, यानी उसका संकेत यूज करेंगे, ये यूज करेंगे, यहाँ पे लिखा गया। ठीक है दोस्तों, प्रतीकों यानी सूत्रों का यूज किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है, यानी प्रतीक जब लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के लिए ओ लिखते हैं, और उसके साथ भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था का मतलब समझें, जैसे कि कोई पदार्थ अगर ठोस है तो ठोस के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखे हैं कि ठोस के लिए एस लिखेंगे, और द्रव के लिए हम क्या लिखेंगे एल लिखेंगे, और गैस के लिए जी लिखेंगे। में क्या कि कौन पदार्थ द्रव है, कौन गैस है, कौन जलीय विलयन है, उसके लिए दर्शाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा अगर ठोस रहेगा पदार्थ तो एस, लिक्विड यानी द्रव रहेगा तो उसके लिए एल, और गैस रहेगा तो जी, और एक्वस यानी जलीय विलयन रहेगा तो ए क्यू आप लिखेंगे, भौतिक अवस्था में दर्शाएंगे। आइए मैं आपको समझाता हूं। जैसे उदाहरण में लिया मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण यहां पे हो रहा है। तो मैग्नीशियम क्या है हमारे पास, तो क्या है दोस्तों, तो मैग्नीशियम हमारे पास जो है वो ठोस है, तो ठोस के लिए क्या लिखेंगे, कोष्ठ में एस लिखेंगे, लिख दिया मैंने। ऑक्सीजन क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन गैस है, तो गैस के लिए हम क्या लिखेंगे, कोष्ठ में जी लिखेंगे, तो यहाँ पे मैंने जी लिख दिया, गैस हो गया। MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, तो ये भी हमारे पास ठोस है, तो ठोस के लिए हम क्या लिखेंगे एस, ठोस यानी सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस। ठीक है दोस्तों, तो ये आप समझ गए, और इसको संतुलित करना भी जरूरी है। संतुलित नहीं है तो ये क्या है, ये जो संतुलित नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे, कंकाली समीकरण है। ठीक है, तो अगर संतुलित नहीं करने आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा, उसमें काफी डिटेल से मैंने बताया कि रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करते हैं, वो आप देख लीजिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते। प्रिय छात्रों, अब बात करते हैं यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। जैसा कि जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, और रासायनिक अभिक्रिया तापमान के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, वो सब मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जो होते हैं 5 प्रकार, वो जान लेते हैं। तो ये जो प्रकार है वो सबसे पहला हमारे पास है संयोजन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम समझेंगे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिखा गया कि इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरे शब्द में कह सकते हैं, हाँ ये भी ठीक है, चलिए यही रहने देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उदाहरण में हम लेते हैं पहला कोयले का दहन। तो यहाँ 2 अभिकारक है, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसके अकॉर्डिंग देखिए इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक। अब यहाँ पे अभिकारक है, देखिए यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अभिकारक है, और दोनों मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण किया जो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी कोयले का दहन, ये उदाहरण हमारे पास है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के CO2 का निर्माण किया। अब यहाँ S क्या है और G क्या है, और ये भी G क्या है, ये आप पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने भौतिक अवस्था को दर्शा रखा है। कार्बन हमारे पास ठोस होता है, ठोस के लिए S लिख दिए हुए हैं। ऑक्सीजन जो हमारा गैस होता है उसके लिए G लिखे हैं, और CO2 ये भी हमारा क्या होता है, गैस होता है, इसके लिए हम G लिखे हैं। तो ये उदाहरण पहला आप समझ गए, कोयले का दहन, ये हमारे पास क्या है, तो संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण सेकेंड में आप देख सकते हैं प्रिय छात्रों कि यहाँ पे लिखा है जल का निर्माण। जल का निर्माण आप देख सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन,
ये दोनों मिलकर के H2O यानी जल का निर्माण किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। और ये दो आप देख रहे हैं पहले से, है ना, यहाँ भी दो लगा हुआ है, ये देख रहे हैं। तो ये मैं आपको बता दूं, ये संतुलित करके रखा है मैंने। संतुलित नहीं करने आता है तो आप क्या कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से आप देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। मैंने बहुत बारीकी से बताया था उस पर। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये समझ गए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण किया। ये भी क्या है, तो हमारे संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में दो पदार्थ मिल रहा है, यानी दो अभिकारक मिलकर के उत्पाद का निर्माण कर रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए रासायनिक अभिक्रिया के हम दूसरा प्रकार ले लेते हैं। अब फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला में यानी रासायनिक अभिक्रिया के दूसरा प्रकार। अब दोस्तों देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दूसरा प्रकार में हमारे पास आता है वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो इसको समझते हैं। इसमें लिखा गया एक अभिकारक टूटकर, यानी कोई एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने लिया CaCO3। यहाँ पे एक क्या है हमारे पास, अभिकारक है। ये हमारे पास क्या है, एक अभिकारक है। CaCO3 यानी चूना पत्थर हिंदी में बोलते हैं, और इसे ऐसे बोल सकते हैं CaCO3, तो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है दोस्तों। तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें अगर उष्मा हम दिए हैं तो ये क्या है, दो भाग में टूट करके आ चुका है। वैसे मैं बता दूं कि ये उष्मीय वियोजन के भी उदाहरण हैं, ठीक है दोस्तों। तो टेंशन लीजिए मत, सब मैं समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो कैल्शियम कार्बोनेट ये एक क्या है, अभिकारक, ये टूट करके दो या दो से उत्पाद में निर्माण हो चुका है, जिसे हम यहाँ पे देख सकते हैं बुझा हुआ चूना है। ये हमारे पास क्या है, बुझा हुआ चूना है। तो इस, और मैं आपको बता दूं कि वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं, वो भी मैं आपको साथ में बता देता हूं। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। चलिए मैं वो आपको बता देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं बता दूं आपको, यहाँ पे देखिए वियोजन अभिक्रिया है। तो वियोजन अभिक्रिया के जो प्रकार है वो मैं आपको बता देता हूं, ABC, यानी 3 प्रकार के होते हैं। पहला उष्मीय वियोजन, सेकेंड हमारे पास है वैद्युत वियोजन, और थर्ड हमारे पास है प्रकाशीय वियोजन। बहुत सिंपल होता है इसे समझना। सबसे पहले देखिए उष्मीय वियोजन में, यानी इसमें अभिकारक को क्या होता है, उष्मा द्वारा वियोजित किया जाता है। वियोजित का मतलब तोड़ना, क्या होता है, तोड़ना, ठीक है। तो अगर जो भी अभिकारक होगा उसमें क्या करेगा, उष्मा के द्वारा इसको क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। तो उष्मीय वियोजन किसे कहते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को उष्मा द्वारा तोड़ा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उष्मीय वियोजन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ अभिकारक है, अभिकारक हमारे पास CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे देखिए उष्मा के द्वारा तोड़ा जाता है, यानी इसमें उष्मा दिया गया है, तो तोड़ करके देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास प्राप्त हुआ। ये S जो आप देख रहे हैं कोष्ठ में, S और G, ये सब क्या है, उसकी भौतिक अवस्था को दर्शाया गया है कि कौन पदार्थ ठोस है, कौन गैस है, इस तरह से दर्शाया गया है, ठीक है दोस्तों। सेकेंड हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे वैद्युत वियोजन। अब भाई वैद्युत वियोजन किसे कहते हैं, तो वैद्युत वियोजन उसे कहते हैं जिसमें अभिकारक को विद्युत धारा के द्वारा तोड़ा जाता है, यानी वियोजित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रही है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H2O यानी जल है, यहाँ पे पहले से 2 लगा, यानी ये संतुलित किया गया है पहले से, ठीक है दोस्तों। तो H2O हमारे पास क्या है, जल है दोस्तों। तो जल में क्या किया गया, यहाँ वैद्युत धारा दिया गया है, वैद्युत धारा के द्वारा तोड़ करके यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग किया गया है दोस्तों। तो उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। थर्ड में हमारे पास है प्रकाशीय वियोजन। इसमें क्या होगा, प्रकाश की सहायता से तोड़ा जाएगा अभिकारक को। तो यहाँ पे देखिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिकारक को क्या करता है, तोड़ा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड है हमारे पास। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य की उपस्थिति में देखिए यहाँ तोड़ा गया है, तो Ag और क्लोरीन यानी Cl हमारे पास उपस्थित हुआ है। तो ये हमारे पास वियोजन अभिक्रिया के प्रकार है, इन सभी को अच्छे से समझ लीजिए। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा रासायनिक अभिक्रिया के तीसरा प्रकार मैंने लिया विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जरा समझ लीजिए बारीकी से। भाई यहाँ पे लिखा गया कि इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्वों कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है।
समझने वाली बात यह है कि भाई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व हम पता कैसे करेंगे। तो यहाँ तो मैं बता दूंगा, 2-4 बता दूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें कंपेयर करना होता है। आपके बुक में दिया होगा जिसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी में यही बताया गया है कि कौन अधिक क्रियाशील तत्व है और कौन कम क्रियाशील तत्व है। यहाँ आप टेबल देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि इस टेबल को याद करने के लिए, सक्रियता श्रेणी को याद करने के लिए मैं बहुत ही अच्छा सा ट्रिक बनाया हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। पहले ये पूरा देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद वहां पे ढूंढ लीजिएगा या फिर यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कि सक्रियता श्रेणी बाय पंकज सर, तो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो समझने वाली बात है, जैसे कि यहाँ पे 2 अभिकारक है, क्या है, 2 अभिकारक है या अभिकर्मक है। तो लोहा जो होता है Fe, यानी लोहा जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा क्रियाशील तत्व किससे, कॉपर से। कॉपर से ज्यादा क्रियाशील तत्व है। तो भाई ये ज्यादा क्रियाशील तत्व है तो ये कम क्रियाशील तत्व, तो ये क्या करेगा, ये ताकतवर है और यहां से जाएगा और इसको कहेगा तू भाग यहां से, हट, फटाक से निकल, तो इसको निकाल देगा और ये विराजमान यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये होता है विस्थापन का मतलब। विस्थापन का मतलब कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को अलग कर दो, यहां से निकाल कर फेंक दो, ठीक है दोस्तों, बाहर निकाल दो, ये होता है विस्थापन का मतलब। तो लोहा क्या हुआ दोस्तों, ज्यादा क्रियाशील तत्व कॉपर से, तो ज्यादा क्रियाशील तत्व है तो इसको उठा करके फेंकेगा। तो भाई कॉपर जब हट जाएगा यहां से तो क्या आएगा, Fe आएगा, यानी फेरस सल्फेट, FeSO4 आएगा। तो आप देख सकते हो ये वाला पार्ट यहाँ पे आ चुका है, FeSO4, मतलब जैसे कि CuSO4 था तो कॉपर को क्या किया, Fe हटा दिया, तो बनेगा क्या, FeSO4। तो FeSO4 यहाँ पे लिखा चुका है, यानी विस्थापित कर दिया, ठीक है। अभी बेचारा अकेला Cu कॉपर, तो जाएगा कहाँ, तो बेचारा अपना साइड में चला है, गरीब है ना, चला आया ना, तो ये अलग हो गया। तो देखिए यहाँ पर एक बार विस्थापित हो गया, इसीलिए मैं क्या कहूंगा, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है दोस्तों। ये हुआ विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण। तो प्रिय छात्रों, अब बात कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के चौथा प्रकार के बारे में। चौथा प्रकार हमारे पास द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों इसमें कहने का मतलब हुआ कि इसमें 2 बार विस्थापित होगा, यानी 2 बार एक तत्व दूसरे तत्व को इधर उधर फेंक फाक करेगा, है ना, हटा करेगा। तो यानी 2 बार विस्थापित, जैसे कि विस्थापन अभिक्रिया में जो ज्यादा क्रियाशील तत्व है वो दूसरे क्रियाशील तत्व को क्या कर देता था, विस्थापित कर देता था, यानी अलग कर देता था। तो इसमें 2 बार होगा। इसमें आप देख लीजिए, जैसे कि Na2SO4 है, यानी सोडियम सल्फेट है, और बेरियम क्लोराइड है, यानी यहाँ पे है बेरियम सल्फेट और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है। इन दोनों में देख लीजिए, यहाँ पे क्या है हमारे पास, इस साइड अभिकारक और इस साइड उत्पाद, और इसमें देख लीजिए कि 2 बार क्या हुआ, विस्थापित हुआ। जैसे कि सोडियम सल्फेट है, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है, आगे जाके देखिए दोनों चेंज है। यहाँ पे देखिए क्या चेंजिंग आया वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि Ba यानी बेरियम जो है ये क्या कर दिया, सोडियम को विस्थापित कर दिया है, ठीक है, यानी हटा दिया, इसको अलग कर दिया। तो जब बेरियम ये कह रहा है कि भाई तू यहाँ से अलग हो जा, तो जब ये अलग होगा तो हमारे पास बचेगा BaSO4, यानी बेरियम सल्फेट बचेगा। तो बेरियम सल्फेट देखिए यहाँ पे लिखा चुका है, तो एक बार विस्थापित हो गया ना दोस्तों। और जब विस्थापित हो गया तो बेचारा ये सोडियम जो है, ये सोडियम कहाँ, सोडियम गया किससे, इससे मिल करके, यानी Na2Cl हो जाएगा, यानी सॉरी जब यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2, तो NaCl हो जाएगा, है ना। तो भाई ये जो NaCl जो होगा, तो Na भी क्या किया, इस बेरियम यहाँ से साइड होगा तभी तो ये यहाँ पे आएगा। तो इसमें भी देखिए 2 बार होगा, तो बेरियम हटेगा तो ये आएगा, तो देखिए NaCl, तो NaCl आ गया। ये 2 इसलिए है कि यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2, तो यहाँ पे संतुलित हो चुका है, यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 बार विस्थापित हुआ, पहला तो 2 बार विस्थापित हुआ, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे दोस्तों, द्विविस्थापन अभिक्रिया इसको बोलेंगे। चलिए अब हम 5वां प्रकार लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के, ओके। अब फ्रेंड्स रासायनिक अभिक्रिया का 5वां प्रकार हमारे पास है अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब अपचयन और उपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होता है ना, तो उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। और सबसे पहले हम एक एक करके समझते हैं। पहले ये उपचयन अभिक्रिया समझेंगे, फिर
अपचयन अभिक्रिया समझेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, दोनों साथ साथ समझ लेंगे। तो भाई देखो, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया वह कहलाता है जिसमें यानी किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का ह्रास का मतलब घटना यानी निकलना, तो उसे हम क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग मतलब वृद्धि होना, ठीक है, तो वृद्धि होना तथा हाइड्रोजन का ह्रास यानी कमी होना, उसे हम क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए समझिए, यहाँ पे पदार्थ आप देख सकते हैं C+O2। अब ये अभिक्रिया हुआ तो यहाँ पर आकर के देख सकते हैं कि C+O2 था, तो यहाँ दोनों क्या हुआ, साथ में आ गया, यानी कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का क्या हुआ, यहाँ पे वृद्धि हुआ यानी जुट गया। तो मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन की जब वृद्धि होगी तो क्या कहलाएगी, उपचयन अभिक्रिया। देखिए ध्यान रखिए, या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए तो भी हमारा क्या हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया, या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो जाए यानी निकल जाए तो भी हमारा क्या हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। दोनों में से कोई हो जाए या दोनों भी हो जाए तो भी चलेगा, ठीक है दोस्तों। उपचयन तो समझ लीजिए, जस्ट इसका अपोजिट है अपचयन। अपचयन में क्या है, उल्टा है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि, और ऑक्सीजन का क्या होता है, ह्रास हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, CuO है, कॉपर ऑक्साइड में आप देख सकते हैं, तो कॉपर ऑक्साइड में आप देखिए यहाँ पे आके यहाँ से Cu, यहाँ तो ऑक्सीजन है नहीं, यहाँ नहीं ना ऑक्सीजन, तो भाई यहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, निकल गया। तो जब निकल गया तो इसको कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे, ऑक्सीजन की कमी हो गई यहाँ की, तो आपने क्या बोला, पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना तथा ऑक्सीजन का ह्रास यानी कमी होना, तो भाई यहाँ ऑक्सीजन का कमी हो गया तो कौन सा अभिक्रिया हो गया, अपचयन अभिक्रिया। तो आप इसको लिख सकते हैं अपचयन अभिक्रिया। ओके दोस्तों, है ना, ध्यान से देखिए, पढ़ते जाइए, एकदम बारीकी से समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, अब इसी में देखिए, यहाँ हाइड्रोजन था, इधर आकर के हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो भाई यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का योग हो गया। तो भाई यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा कि पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना, तो यहाँ पे वृद्धि हो गया, तो इसे हम क्या कहें, उपचयन अभिक्रिया। तो ये हो गया उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया कहने का मतलब दोनों साथ साथ में हो गया, है ना, उपचयन अपचयन दोनों एक ही में हो गया। तो अगर कोई पूछे जाए कि मतलब आपसे पूछे कि यह कौन सा अभिक्रिया है, तो अगर कोई पूछे कि क्या ये उपचयन अभिक्रिया है, तो हाँ बिल्कुल है। अपचयन अभिक्रिया, हाँ बिल्कुल है, ये दोनों अभिक्रिया है, ठीक है, उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ में है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, कौन सी अभिक्रिया कहेंगे भाई, तो इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहेंगे। तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया के दोनों का इसमें उदाहरण भी हो गया, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो ये काफ़ी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करते चले, ठीक है दोस्तों। आइए अब हम छात्रों, अब मैं आपको बताऊंगा उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव मुख्य रूप से दो तरीके से होते हैं, एक संक्षारण से और दूसरा होता है विकृत गंधिता से, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं संक्षारण से, ठीक है। तो संक्षारण क्या है वो समझ लीजिए। जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, नमी, पानी, अम्ल के संपर्क में आता है, यानी ETC आदि के संपर्क में आता है, तो क्या होता है, धातु संक्षारित हो जाता है, यानी उसमें जंग लगने लगता है, ठीक है दोस्तों। ये होता है संक्षारण की जब परिभाषा बोले तो ये आप लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, लोहे पर जंग लगना। भाई जो लोहा पर जो जंग लगता है, पाउडर की तरह भूरा भूरा हो जाता है, पहले से जैसे चमकदार है, उसे पानी में रख दो, कहीं भी हवा के संपर्क में खुली जगह पे रख दो, तो उसमें क्या होता है, लंबे समय के बाद जंग लग जाता है। तो वो भी क्या, लोहे पर जंग लगना संक्षारण कहलाता है। चांदी, यानी चांदी पर काली परत चढ़ना, जैसे चांदी का कोई भी आभूषण पहनते हैं, कोई भी आभूषण चांदी का हो, तो लंबे समय के बाद क्या होगा कि चांदी पर काली काली परत जम जाती है, तो वो किसका उदाहरण है, तो चांदी पर जो यानी सिल्वर पर काली परत चढ़ना, ये भी क्या है, संक्षारण के उदाहरण है। दूसरा, तांबे पर हरी परत जमना। तांबे के जब बर्तन देखिएगा तो उसमें क्या होगा, तांबे का कोई भी चीज़ या तांबे का वायर हो, अगर आप बिजली कहीं से खींच के लाते हैं तो वहाँ पे देखिएगा हरी हरी परत चढ़ जाती है, ठीक है दोस्तों। तो तांबे पर हरी परत चढ़ना वो भी क्या है, किसके उदाहरण, तो संक्षारण के उदाहरण है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं विकृत गंधिता की, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ विकृत गंधिता की। तो विकृत गंधिता समझ लीजिए बारीकी से, जैसा कि लिखा गया, वसा युक्त और तैलीय खाद्य पदार्थ। कहने का मतलब जो तैलीय पदार्थ होता है, तैलीय पदार्थ जो खाने वाला सामान सब होता है, ठीक है, तो पदार्थ यानी वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है, जिससे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए अपने भाषा में,
तो ऐसे पदार्थ जो तेल से बना हो, तैलीय पदार्थ जो भी खाने वाला पदार्थ होता है, अगर उसे लंबे समय तक छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए, लंबे समय तक छोड़ दिया जाए वायु के संपर्क में, तो क्या होगा, कुछ समय के बाद उसमें बहुत सारे मतलब उसे बू आने लगेगी, यानी बास आने लगी, गंध आने लगी, खट्टे खट्टे मतलब सूंघोगे तो ऐसे पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो वो सब खराब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो भाई अब आपके मन में ये सवाल आएगा, जो तैलीय पदार्थ जो होता है वो तेल से जो बना होता है, जैसे कि अब मान लेते हैं कि नमकीन वगैरह सब बन के आता है, वो पन्नी में आता है ना, पैकेट में भर करके थैली में, तो भाई वो सब क्यों नहीं ख़राब होता है, वो लंबे समय तक कैसे चल जाता है, 2 महीना 3 महीना 4 महीना, क्योंकि उस जितना भी थैली होता है उन सभी में क्या भरा जाता है पता है आपको, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, जिसकी वजह से वो ख़राब नहीं होता है, उसकी जो ख़राब होने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है विकृत गंधिता। तो संक्षारण समझ लिए आप, और विकृत गंधिता भी समझ लिए आप। तो आइए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों, भी किसमें, तापमान के आधार पर। तो रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार होते हैं तापमान के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि जिन अभिक्रिया में, जैसे कि यहाँ पे अभिक्रिया हो रही है, तो जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, तो यहाँ उत्पाद है इस साइड, तो उत्पाद के सॉरी इस साइड उत्पाद है। ठीक है, तो उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, यानी उष्मा भी निकलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। याद रखना, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, यानी उष्मा भी निकलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो भाई इस अभिक्रिया में देखिए, इधर अभिकारक है और अभिकारक, इन दोनों से मिलकर के देखिए यहाँ पे किसका, उत्पाद का निर्माण हो रहा है, तो उत्पाद के साथ साथ क्या निकला, उष्मा निकला, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए CH4 जो हमारा प्राकृतिक गैस है, मेथेन, ठीक है, तो मेथेन और ऑक्सीजन, इन सब के निर्माण से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो गैस के फॉर्म में है, और यहाँ जल भी निकलता है, तो जल यानी गैस के फॉर्म में, मतलब वाष्प के रूप में गैस निकलता है, और साथ में प्लस में यहाँ पे देख सकते हैं उष्मा का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आइए दोस्तों अब हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया लेते हैं। अब दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ऊष्माशोषी अभिक्रिया की बात करते हैं। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया हम किसे कहते हैं, बहुत सिंपल है, यहाँ पे लिखा गया है ऊष्माशोषी अभिक्रिया में, जिन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए, अभिकारक इस साइड होता है सबको पता है, अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। या तो उष्मा की जरूरत, या प्रकाश की, या विद्युत ऊर्जा की। तो आपको मैंने बताया था वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, 3 प्रकार बताए थे ना, उन तीनों प्रकार का उदाहरण आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ उष्मीय वियोजन का प्रकार लिया, यानी इसका उदाहरण लिया। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है अभिकारक, और इस अभिकारक यानी कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए उष्मा की जरूरत पड़ी। जब तोड़ा तो क्या कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। तो इस तरह से देख सकते हैं कि अभिकारक को क्या किया, उष्मा की मदद से तोड़ा गया है ना दोस्तों। तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस चैप्टर को समाप्त कर चुका हूं, और ये मैंने पूरा चैप्टर समाप्त कर दिया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो दोस्तों को भी शेयर करें, और ख़ुद तो पढ़े ही, और हो सके तो लाइक कर देना, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।